मेवाड़ गांव चंदन नगर के पास रेलवे स्टेशन से किसी के हंसने की आवाज आती है। सुबह हो जाती है, सब लोग बैठकर चाय पी रहे थे। कुछ यात्री अपना सामान लेकर आगे पीछे चल रहे थे। स्टेशन पर बहुत भीड़ नजर आ रही थी। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। उसी भीड़ में उलझती हुई एक लड़की अपना पाँव रेलवे से नीचे स्टेशन पर रखती है। वो लड़की लंबे बालों में होती है। उसकी कजरारी आंखें, कानों में लंबे झुमके, चांद सा माथा और गहनों से लिपटे हुए आभूषण, उसका पूरा अंग अंग लोगों को अपनी तरफ मोहित कर रहा था। वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मोरनी की तरह उसकी चाल थी। जो भी उसे देखता वो तो पागल ही हो जाता था। जब वो लड़की नीचे उतरती है तो सबका ध्यान बस उसी पर ही होता है। उस लड़की को देखकर लोगों के होश खो जाते हैं। लोग इधर उधर गिरने लगते हैं। रीजू नाम का लड़का अपने दोस्त अंश से कहा, अबे वो देख यार, क्या लग रही है तेरी भाभी। रीजू ने कहा, अबे वो तेरी भाभी है, मेरी नहीं है। रीजू ने कहा, नहीं नहीं, वो तेरी ही भाभी है। तू उसे अब से भाभी कहकर ही नमस्ते करना, और देख मैं उसे कैसे पटाता हूँ। अंश ने कहा, ऐसे कैसे मैं तेरी बात मान लूँ कि वो तेरे साथ सेट हो जाएगी? उसे तो अंश की ही बीवी बनना चाहिए। रीजू ने कहा, ये मूंग और मसूर की दाल तो उसके काबिल नहीं है, मैं उसके काबिल हूँ। रीजू और अंश में बहस हो जाती है। रीजू ने कहा, चल हम टॉस कर लेते हैं। हेड आया तो वो तेरी भाभी, टेल आया तो मेरी। क्या बोलता है? अंश बोलता है, हाँ ये ठीक है। रीजू ने जेब से सिक्का निकालता है और उछालता है। हेड आ जाता है। रीजू टॉस जीत जाता है और बहुत खुश होता है। रीजू ने कहा, अब देख तेरी भाभी को लेकर आता हूँ। अंश ने कहा, भाई वो तो पहले ही इतनी भीड़ में है, क्या तुझे लगता है कि वो तुझे घास डालेगी? रीजू ने कहा, बेटा तू नहीं जानता अपने भाई को, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। रीजू भीड़ में ही उस लड़की के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो यहाँ से, ये सब लोग तुम्हें ऐसे ही घूरते रहेंगे, तुम्हें नजर लग जाएगी। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। अंश ने कहा, ये तो गया। लड़की का हाथ पकड़कर खुद को हीरो समझ रहा है। इसका क्या होगा? मुझे ही बचाना होगा, वरना लड़की से चप्पल खाएगा या फिर स्टेशन के लोग इसका भरता बना देंगे। वो लड़की कुछ भी नहीं बोल रही थी। रिजू ने दूसरी तरफ मुंह करके सोचा, शायद शर्मा रही हो। मेरी हीरोइन है। रिजू के मन में लड्डू फूट रहे थे। लड़की कुछ नहीं बोली तो रिजू की हिम्मत और बढ़ गई। उसने उसका हाथ कस कर दबाया और अपनी तरफ खींचने लगा। रिजू की इस तरह की हरकतें देखकर आसपास के लोगों ने उसे जमकर धो दिया। सारे लोग रिजू को पीटने लगे। इसी चीज का फायदा उठाकर वो लड़की वहां से निकल गई। अंश दौड़कर अपने दोस्त को बचाने जाता है। पब्लिक उसे भी पीट डालती है। अंश और रिजू जैसे तैसे बच जाते हैं। अंश ने बोला, और बना ले उसे अपनी जान। अभी तेरी जान जाने से बच गई, खुद तो मारेगा, मुझे भी मरवाएगा। तेरे चक्कर में मैं और लपेटे में आ गया। लड़की का चक्कर छोड़, वरना सड़क पे आ जाएगा। तूने देखा नहीं, सोने चांदी से पूरी लदी हुई थी वो लड़की। तेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं, कैसे कराएगा तू उसके शौक पूरे? रिजू ने कहा, हाँ तूने सही कहा यार, अब छोड़ उसे। उस लड़की के चक्कर में हम भगवान को प्यारे हो जाते। कमबख्त लोगों ने तबीयत से धो दिया। चल यार डॉक्टर के पास। दोनों दोस्त डॉक्टर के पास जाने लगते हैं। तभी अंश की नजर दूसरी तरफ पड़ती है, जहां पर वो लड़की खड़ी थी। वो ने कहा, ओ तेरी। रिजू ने कहा, अब तुझे क्या हुआ? तू क्यों इतना परेशान लग रहा है? अंश ने कहा, यार रिजू उधर देख, वो लड़की कहाँ गई? वो तो गायब हो गई। रिजू अपनी नजर घुमाकर देखता तो उसे कहीं पर भी वो लड़की नहीं दिखती है। अंश ने कहा, भाई पक्का वो अप्सरा के रूप में कोई चुड़ैल थी। निकल ले बेटा इधर से, वरना अभी तो लोगों ने धोया, बाद में वो चुड़ैल अपनी स्टाइल से धोएगी। चल निकल यहाँ से। रेलवे स्टेशन पर अब भीड़ कम हो चुकी थी। धीरे धीरे सब लोग शांत हो गए थे और वहां से निकल गए थे। लोगों ने भी यही सोचा कि वो लड़की चुड़ैल थी, इसलिए गायब हो गई। सब लोग डरते डरते रेलवे स्टेशन खाली कर दिए। रिजू अंश ने कहा, अभी स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। क्या? कोई भी नहीं दिख रहा है। और वो लड़की चुड़ैल होती तो दिन में क्यों दिखाई देती, वो भी इतनी सुबह सुबह? अंश ने कहा, हम रोज यहाँ पर आते हैं, कभी ऐसा हुआ है क्या?
रिजू ने कहा, हाँ ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, आज तक कोई ऐसी अप्सरा नजर नहीं आई, पर उससे इस बात का क्या लेना देना स्टेशन से है? लोग तो आते जाते रहते ही हैं, इसमें इतनी हैरान परेशान होने वाली कौन सी बात है? अंश ने कहा, हाँ ये भी सही बात है, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर वो लड़की तेरे हिसाब से यात्री थी तो वो कहाँ पर चली गई? चल उसे ढूंढते हैं। रिजू ने कहा, अभी पहले डॉक्टर के पास चल, हालत बहुत खराब हो रही है, वरना मौत के यमदूत हमें ढूंढ लेंगे। अंश ने कहा, वो लड़की ज्यादा दूर नहीं गई होगी, चल पहले उसको ढूंढकर उससे पूछते हैं वो कौन है, यहाँ पर क्या करने आई है? रिजू ने कहा, अबे भाड़ में गई वो लड़की, पहले डॉक्टर ढूंढ। अंश ने कहा, पर रिजू ने कहा, पर वर कुछ नहीं, एक बार मार खाकर मन नहीं भरा क्या? दोबारा मार खाने की स्कीम तैयार कर रहा है? अपने को अब कोई झमेले में नहीं पड़ना है। चल अभी बहुत दर्द हो रहा है यार, पहले डॉक्टर जरूरी है, बाकी के काम बाद में होंगे। अंश ने कहा, यार फिर वो लड़की मिलेगी नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ, पहले वहां पर चल, उसको ढूंढते हैं। रिजू ने कहा, तुझे कम पड़ी है क्या, इसलिए तेरा मार खाने का दोबारा से मन हो रहा है? पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने तुझे अपना दोस्त बनाया। अंश ने कहा, अच्छा अच्छा, अब ज्यादा सुना मत, चल डॉक्टर के पास। अंश रिजू को पकड़कर डॉक्टर के पास ले जाता है, दोनों डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। अंश ने कहा, एक बार मेरे दोस्त को देख लो, ये धोबी घाट से धुल कर आया है। रिजू ने कहा, कमीने तू इलाज कराने आया है या मेरा मजाक उड़ाने? अंश ने कहा, अरे यार तेरा इलाज कराने ही तो आया हूँ, तेरा अभी अच्छे से इलाज कराऊंगा। रिजू ने कहा, तू तो बस मजे लेने के लिए आया है, डॉक्टर साहब जरा इसे भी देख लेना, कपड़ा भी ऐसे ना धुलेगा जैसे मेरा दोस्त धुला है। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ है, तुम दोनों की किसी से लड़ाई झगड़ा करके आ रहे हो क्या? इतनी चोट कहाँ से लग गई, या कबड्डी खेल कर आ रहे हो? रिजू ने कहा, डॉक्टर साहब घर से नाश्ता नहीं किया था, इसलिए हमारा ही नाश्ता हो गया। नाश्ता तो खाया नहीं, मार मिल गई खाने के लिए, अब नाश्ते की इच्छा नहीं हो रही है। डॉक्टर कहते हैं, अच्छा तो लड़ाई झगड़ा करके आ रहे हो? अंश डॉक्टर को सारी बात समझाता है। डॉक्टर कहते हैं, लड़की के चक्कर में फंसोगे तो यही होगा ना। फिर डॉक्टर अंश और रिजू का इलाज शुरू करते हैं, दोनों दोस्त आराम करने लगते हैं। रेलवे स्टेशन पर एक सुंदर अप्सरा आई थी, ये बात पूरे मेवाड़ गांव में आग की तरह फैल जाती है। रिजू और अंश गहरी नींद से जागते हैं, दोनों ठीक महसूस करते हैं। डॉक्टर अपने पेशेंट को देख रहे थे और कस्टमर लोगों को दवाई दे रहे थे। अब शाम होने वाली थी। रिजू अंश से कहा, भाई शाम होने वाली है, चल अब यहाँ से, बहुत अच्छी नींद आ रही है यार, मार खा के सच में नींद अच्छी आ रही है। अंश ने कहा, हाँ तू रोज मार खाया कर, मुझे भी पता नहीं चला कि मैं कब सो गया, चल अब बहुत टाइम हो गया। रिजू ने कहा, हाँ हाँ चल। दोनों दोस्त उठकर बाहर की तरफ जा रहे थे, वो दोनों डॉक्टर के सामने आते हैं। उन दोनों को देखकर डॉक्टर कहते हैं, उठ गए तुम दोनों, अब कैसा महसूस कर रहे हो? अंश ने कहा, डॉक्टर साहब मैं तो अच्छा ही महसूस कर रहा हूँ, मुझे इतना ज्यादा नहीं पीटा गया। रिजू से पूछो वो कैसा है महसूस कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले यही चला था स्पाइडरमैन बने, मैं तो इसके साथ मुफ्त में बट गया। रिजू ने कहा, हमेशा मेरे ही मजाक बनाया कर, तेरी भी पूजा नहीं की तेरी भी पूजा नहीं की थी लोगों ने। अंश ने कहा, चल छोड़ना अब उस बात को, चलो जो भी हुआ, पर नींद बहुत अच्छी आई। रिजू ने कहा, डॉक्टर साहब शाम होने वाली है, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तो क्या हम जा सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, हाँ तुम दोनों अपनी दवाइयाँ ले लो, फिर फीस भर दो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे, तुम चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, तुम उससे अच्छा महसूस करोगे और जल्दी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर रिजू और अंश को दवाइयां समझा देते हैं। रिजू और अंश डॉक्टर से दवाइयां लेकर और डॉक्टर की फीस भरकर वहां से अपने घर की ओर चल देते हैं। शाम होने ही वाली थी, सूरज डूब रहा था। अंश और रिजू दोनों साथ में बात करते हुए चल रहे थे। रास्ते पर सब लोग इधर उधर नजर आ रहे थे। सब लोग रेलवे स्टेशन पर आई अप्सरा की बातें कर रहे थे। अंश और रिजू दोनों उस अप्सरा की बात सुन रहे थे। अंश रिजू से कहा, पूरे मेवाड़ गांव में ये बात आग की तरह फैल रही है कि रेलवे स्टेशन पर आज एक अप्सरा आई। रिजू ने कहा, हाँ यार मैं भी कब से यही बातें सुन रहा हूँ, अब इतनी खूबसूरत लड़की सबको दिखाई देगी तो ये सब तो होना ही है, उसकी चर्चा तो सारे गांव में चलेगी। पर यार वो अचानक से गई कहाँ और कहाँ से आई थी? आज तो भाई मेवाड़ गांव का स्टेशन बहुत फेमस हो गया, अब कल से कोई उस स्टेशन पर नहीं दिखाई देगा। पूरे गांव में ऐसी अफवाह फैल गई कि वो अप्सरा की तरह दिखने वाली चुड़ैल लड़की है। पर क्या ये बात सच है? अंश कहता है, पता नहीं यार क्या सच है और क्या झूठ। रिजू ने कहा, यार कुछ तो अजीब है, हमारा छोटा सा गाँव, यहाँ पर कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर अब अचानक ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो वो लड़की आम इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं लगती। अंश ने कहा, सही कह रहा भाई,
कोई भूत प्रेत या डायन की शक्ति होगी। बेहतर यही होगा कि हम उस पर ध्यान ना दें। उस लड़की में कोई तो बात है जो उसकी तरफ सब खींचे चले जाते हैं। आखिर कौन है वो सुंदर सी दिखने वाली अप्सरा? दोनों के मन में उस रेलवे स्टेशन की लड़की के लिए तरह तरह की बातें आ रही थी। दोनों अपने घर की तरफ पैदल ही जा रहे थे क्योंकि शाम हो गई थी, सूरज ढल ही गया था, तो कोई भी सवारी मिलना आसान नहीं था। दोनों हंसते मजाक मस्ती करते हुए एक दूसरे से उस लड़की के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी दूर से किसी के हंसने की आवाज आती है। रिजू कहा, क्या तूने भी उस आवाज को सुना? अंश ने कहा, हाँ यार, ये आवाज तो रेलवे स्टेशन पर भी सुनी थी हमने। रास्ते में जंगल पड़ता है, रोज उस जंगल से कोई न कोई आवाज जरूर आती है। आती जाती लोगों को भी वो आवाज सुनाई देती है, पर लोग उस आवाज पर ध्यान नहीं देते। रिजू ने कहा, हाँ, आवाज तो आती है, पर आज तो हमें वो सुबह वाली अप्सरा की आवाज आ रही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लड़की सचमुच कोई बला है। अंश कहा, बला नहीं, महाबला है। यार, कहाँ फंस गए हम? ये तो ऐसे हंस रही है जैसे कोई कॉमेडी मूवी देख रही हो। रिजू कहा, जल्दी भाग यहाँ से, नहीं तो अपनी ही मूवी बन जाएगी। हाँ यार, भाग। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल से आगे लगातार भागते रहे। अंश और रिजू दोनों थक जाते हैं, उन दोनों की सांस फूल जाती है। दोनों थक कर आराम करने लगते हैं। दोनों को कुछ गांव वाले आसपास घूमते हुए नजर आए। रिजू थकी हुई आवाज में कहा, यार, ये डायन तो हाथ धोकर पीछे पड़ गई है, अब क्या करें? अंश कहा, तूने ही लिया है उस बला को अपने सर और साथ में मुझे भी उसका शिकार बना दिया। रिजू कहा, तू कभी कुछ अच्छी बात भी बोल लिया कर। तुझे अपनी जान की फिक्र है, मेरी जान की फिक्र नहीं है। मैंने उस लड़की को देखा, मन में ख्याल आया कि शायद मुझे उसको अपना बना लेना चाहिए। कोई उसके पीछे पड़ा हुआ था, मुझे थोड़ी ना पता था कि वो भूतों की सरदारनी है। अंश, तू क्यों अपने आप को ज्यादा बाल ब्रह्मचारी बन रहा है? उसे देख तेरी भी लाट टपक रही थी। अपने आप को भी बोल ले, मुझे ही बोलता रहता है। अंश हिचकिचाता हुआ कहा, हाँ वो तो है। रिजू कहा, वो तो क्या? जब अपनी बारी आई तो वो तो करने लगा। अंश कहा, मुसीबत की गंगा तू बनाएगा तो हाथ तो तुझे भी धोने पड़ेंगे, और मैं तेरा अपना दोस्त हूँ, तेरे लिए तो जान भी दे दूंगा। रिजू कहा, अब बस करना, पगले रुलाएगा क्या? अंश कहा, इरादा तो कुछ ऐसा ही था। रिजू कहा, क्या बोला? अंश कहा, कुछ नहीं, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे यमराज से भी बचाकर ला सकता हूँ। रिजू कहा, ज्यादा फेंक मत, अभी जंगल को देखकर कैसा भागा था और यमराज से बचाने की बात कर रहा है। अंश कहा, कुछ तो लॉजिक लग जाने दिया कर, तुझे तो एक बात कही 100 बातें तेरी तैयार हो जाती है। चल अब घर, वरना आज जूते पड़ेंगे, सुबह से ही हम दोनों गायब हैं। ऐसा कहकर दोनों अपने घर जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी रिजू कहा, अरे यार, अंश पूछता है, अब क्या हुआ? रिजू कहा, वो डॉक्टर ने दवाई का लिफाफा दिया था, वो कहीं गिर गया यार। अंश कहा, तो गिर जाने दे, थोड़ी देर बातें करते हुए यहीं पर होगी। थोड़ी देर बातें करते हुए यहीं पर हो गई, और अब रात होने वाली है, सुबह देख लेंगे, नहीं तो और दवाई ले लेंगे। रिजू कहा, पागल, उसमें तेरी भी दवाई थी, अगर सुबह के चक्कर में रहे तो रात में हमारा पत्ता कट जाएगा। अंश कहा, अरे यार, कुछ नहीं होगा, तू इतना ज्यादा मत सोचा कर, जंगल की तरफ अभी जाने का कोई फायदा नहीं होगा, कल हम डॉक्टर के पास जाकर दवाई ले लेंगे, और क्या पता कल तक तू पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। घर चल, आराम करना, अच्छे से खाना खाना, फिर आराम से सो जाना, और मार खाने का मन करे तो फिर से रेलवे स्टेशन पर आ जाना। रिजू कहा, अब तू ज्यादा फैल मत, तेरी सारी बातें ठीक है, पर मेरा दर्द अभी भी ठीक नहीं हुआ, रह रह के उठ रहा है, मुझे दवाई की बहुत जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि रात का हॉस्पिटल में कटे। तू चल मेरे साथ, प्लीज मेरी हेल्प कर यार, वो दवाई मुझे चाहिए ही चाहिए। अंश कहा, यार तू भी बस, कुछ नहीं है, मैं सोच रहा था कि अब रात होने वाली है, जल्दी यहाँ से चल पड़ते हैं, पर तू मान नहीं रहा है। अभी जंगल में वो हंसती हुई डायन की आवाज सुनकर तेरा मन भरा नहीं कि तुझे फिर से उसका दर्शन करना है। अब मैं तो दोस्त हूँ, मुझे तो तेरे साथ चलना ही होगा, आखिरकार मेरे अलावा तेरा है ही कौन जो तेरे दुख दर्द को समझ सके। रिजू कहा, तू अपने नाम का डंका कम बजा और जल्दी चल। अंश कहा, देख यार, पहले ही इतना टाइम हो चुका है, अभी हम उस जंगल से बच कर आ रहे हैं और तू फिर से उसी जंगल में जाने की बात कर रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सही नहीं है, मान ले मेरी बात। अंश के बार बार मना करने पर भी रिजू दवाई का लिफाफा ढूंढने के लिए अंश के साथ उसी जंगल की तरफ चल पड़ता है। अब रात बस होने ही वाली थी, दोनों जंगल के रास्ते में पहुंच जाते हैं। अंश कहा, ले भाई, हम यहाँ पर पहुंच तो गए हैं, पर अब बता, तेरी दवाई का लिफाफा कहाँ गिरा है?
तू ही बता। रिजू कहा, यहीं पर ढूंढ, आसपास में ही कहीं पर होना चाहिए। जंगल एकदम सुनसान पड़ा था। आते जाते लोग भी वहां पर दिखाई नहीं दे रहे थे। रिजू और अंश अलग अलग होकर वो लिफाफा ढूंढ रहे थे। थोड़ी देर बाद रात हो जाती। दोनों के पास में लाइट भी नहीं होती है, ना उनके पास उनके फोन होते हैं। रिजू और अंश धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो रहे थे। रिजू अंश को आवाज लगाकर पूछता है, अंश कहाँ पर है यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंश को रिजू की आवाज सुनाई नहीं देती है। रिजू को बहुत डर लगता है। रिजू की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे या पीछे जा सके। धीरे धीरे बहुत समय बीतता जा रहा था और काफी हद तक रात हो जाती है। आसमान में चांद दिखाई देता है। अंश बहुत आगे की तरफ पूरी रास्ते पर वो लिफाफा ढूंढ रहा। लिफाफा ढूंढते वक्त उसे ये ध्यान नहीं रहता कि उसका दोस्त भी यहीं पर है। रिजू चुपचाप इधर उधर देख रहा था। उसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। बाद में उसने देखा आसमान का चांद काफी ऊपर तक आ गया है। उसने थोड़ी हिम्मत जताई और एक पेड़ के पास आ गया। रिजू सोच रहा था, काश कोई तो नजर आ जाए रास्ते पर, लेकिन बहुत देर तक कोई भी नहीं आता है। रिजू खुद से ही बातें करता रहता है, यार कहाँ गया वो दवाई का लिफाफा। उसके पीछे से आवाज आती है, क्या आप इसे ढूंढ रहे हो? रिजू पलट कर पीछे देखता है। कुछ देर के लिए वो ये भूल जाता कि जंगल में उसने पहले कुछ अजीब सुना। रिजू एकदम से बोलता है, हाँ यही तो मैं ढूंढ रहा हूँ। आपको ये लिफाफा कहाँ पर मिला? आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। अब मैं अपने घर जा सकता हूँ। इतना सब कहने के बाद रिजू को ध्यान आता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं था। फिर ये लिफाफा किसने दिया मुझे? रिजू अपना लिफाफा हाथों में लिया हुआ था। उसने अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो वहां से वो गायब हो गया। जिसने रिजू को दवाई का लिफाफा दिया, रिजू वहां से भागा। रिजू बेखौफ दौड़ता रहता है। तभी उसके पीछे से उसी लड़की के हंसने की आवाज आती है। आवाज इतनी तेज होती है कि रिजू को उस आवाज के अलावा किसी और की आवाज नहीं आती है। उधर काफी देर तक ढूंढने पर भी जब अंश को दोस्त का लिफाफा नहीं मिलता तो उसे दोस्त का ख्याल आता है। वो उसे ढूंढने के लिए पीछे की तरफ आता है। वो उसे आवाज लगाता है। रिजू के कदम रुक जाते हैं। वो सोचता है ये हंसने की आवाज उसी लड़की की है। हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। मुझे अपने दोस्त की बात मान लेनी चाहिए थी। अब मैं यहाँ पर इस डायन के शिकंजे में आ गया हूँ। पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। आगे चलता हूँ। रिजू के पीछे से धीमे धीमे घुंघरू की आवाज आती है। रिजू मुसलसल जमीन की तरफ नीचे देखकर चलता जा रहा था। चांद की चांदनी रात में सब कुछ खौफनाक नजर आ रहा था। रिजू को बस इस बात का इंतजार था कि उसे उसका दोस्त मिल जाए या कोई इंसान मिल जाए। वो अपने घर जाना चाहता था। थोड़ी देर वो ऐसे ही चलता रहता है। वो लड़की पीछे से रिजू को कहती है, रिजू कहाँ जा रहे हो? मुझे साथ में लेकर नहीं जाओगे क्या? देखो अपनी दुल्हन को एक बार पीछे तो मुड़ जाओ। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ, आओ तो सही। रिजू कहा, ये तो मुझे इनवाइट कर रही है। मेरी माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपको नहीं जानता हूँ, मुझे जाने दो। वो लड़की कहती है, एक बार देख लो, जान भी लोगे और पहचान भी लोगे। आज सुबह ही तुम मेरा हाथ थामने की बात कर रहे थे, अब मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। एक बार मुड़कर देखो, मैं वो हूँ जिसका ख्याल तुम्हें सताता रहता है। अब अगर मुझसे नहीं मिलोगे तो मैं कैसे यहाँ पर इतने घने जंगल में अकेली रहूंगी? मैं तो रेलवे स्टेशन से आने के बाद यहाँ पर तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। एक बार मुझे देख तो लो, एक बार मुझे देख तो लो। रिजू अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखने ही वाला था कि तभी रिजू का दोस्त अंश आ जाता है और वो लड़की पीछे से गायब हो जाती है। रिजू की जान में जान आ जाती है। उसका दोस्त कहता है, दवाई का लिफाफा तुझे मिल गया तो तू बता नहीं सकता था क्या? रिजू कहा, यार ये लिफाफा मुझे उसी लड़की ने दिया जिसकी वजह से हमारी ये हालत हुई। रिजू कहा, चल अभी मजाक का वक्त नहीं है, अभी भी बहुत काम है। घर चल आराम से, बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया है। अब हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चल जल्दी से। इतना कहकर अंश रिजू की बिना बात सुने ही उसे घर ले जाता है। अंश और रिजू दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। रिजू कहा, अंश तू मेरी बात तो सुन, मुझे तुझे कुछ बताना है वो जंगल में। अंश कहा, अब खाना खा ले, अपनी दवाई खाकर सो जाना, सुबह मिलते हैं। इतना कहकर अंश भी
अपने घर के अंदर चला जाता है। अंश और रिजू के घर वाले उनसे देर से आने का कारण पूछते हैं तो दोनों कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। रिजू की हालत चोट खाई हुई लगती है। जब उसके घर वाले पूछते हैं तो वो कहता है आज खेलते वक्त चोट लग गई। रिजू और अंश खाना खाकर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। बहुत रात हो जाती है। रिजू को वही दास्तां याद आती है जो सब कुछ आज उसके साथ हुआ। वो उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। बाहर थोड़ी थोड़ी हवाएं चल रही थी। रिजू के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। बाहर से साए साए करती हवा कमरे के अंदर आ रही थी। उस लड़की के बारे में सोचते सोचते रिजू की आंख लग जाती है। बाहर से किसी बिल्ली की आवाज आती है। रिजू बेखौफ से सो रहा था। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है जैसे कोई कसकर उसके हाथों को दबा रहा है। रात के 1:30 बज जाते हैं। पूरे कमरे में ऐसा माहौल बन जाता है जैसे किसी ने रिजू पर अपना कब्जा कर लिया हो। रिजू को आभास होता है जैसे कोई अपना नर्म नर्म हाथों से उसे रिझा रहा हो। रिजू की अचानक से आंख खुलती है। तभी उम्मीद है हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडिटर।